हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम आज यहाँ पर करने वाले हैं बहुत ही क्विक रिवीजन यूनिट फर्स्ट का, दैट इज़ मैट्रिक्स थ्योरी का। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैट्रिक्स थ्योरी से रिलेटेड उनको कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे। तो आज इस पूरे एक वीडियो में हम लोग पूरी मैट्रिक्स वाले यूनिट्स कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला हम लोग जो भी इसकी बेसिक थिंग्स हैं मैं उनको अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लाइक मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, एडिशन कैसे करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। होप कि ये एग्जाम टाइम है और आप लोग एटलीस्ट इतनी बेसिक चीज़ें तो जानते ही होंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिकली टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में से। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में भी जो इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहला हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लें और उसके ट्रांसपोज, है ना, उसका फिर हम लोग ट्रांसपोज निकाल लें। मतलब हमने कोई भी मैट्रिक्स ली और हमने क्या किया, उसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अगर वो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगेन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, लाइक अगर यहाँ पे मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू, हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पे 1 2 3। ओके, 1 2 3, दिस इज 4 5 एंड दिस इज 6। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हम रो को कॉलम में बनाएंगे तो अगेन 1 2 3, है ना, फिर ये हो जाएगा 2 4 5 और ये 3 5 6। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स ली थी और उसका जो भी हमने ट्रांसपोज निकाला, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, सिमिलरली हम ये हम देख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज है ना, और वो क्या हो जाए, निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो हम कह देंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम इस तरीके से बनती है कि ये चेक करना बहुत ही आसान है, हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे और ये दिखा देंगे कि मैट्रिक्स ए के इक्वल है या नहीं। तो इस तरीके से तो कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई भी अगर हमारी गिवन मैट्रिक्स है ना, फॉर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें क्या करना है, फाइंड P plus Q is equal to A such that P is symmetric and Q is skew symmetric। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कोई भी एक मैट्रिक्स इस तरीके से दी जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ए। हमें क्या करना होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए को टू पार्ट्स में ब्रेक करना होगा P प्लस क्यू टाइप से, और इस तरीके से ब्रेक करना होगा कि हमारी जो मैट्रिक्स P है वो क्या बन जाए, वो सिमेट्रिक हो जाए, और मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ब्रेक करना होगा। तो ये बहुत ही ईज़ी होता है, हम किसी भी मैट्रिक्स ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश यानी ए ट्रांसपोज़ प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज़। ओके, अब इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, P मान लेंगे और इस वाले पार्ट को Q मान लेंगे। अब हम ईज़िली दिखा सकते हैं कि जो हमारा P है वो सिमेट्रिक है और जो Q है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो हमें अगर इस तरीके से किसी मैट्रिक्स ए को ब्रेक करना है डायरेक्टली, अगर हमें पी और क्यू की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू लिख लेंगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, एंड क्यू को क्या लिख लेंगे हम लोग, क्यू को लिख लेंगे हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे भी हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया था, ए इज इक्वल टू ये वैल्यू ली थी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ रही थी। अगर हमें यहाँ से पी कैलकुलेट करना हो, हमें क्या करना होगा, पी कैलकुलेट करना होगा तो हम हाफ लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 6, 4 8 10, 4 8 10, और यहाँ पे ये हो जाएगा 6 एंड 10 एंड 12, 6 10 एंड 12। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने इस तरीके से इसको ऐड कर लिया है, तो ये हमारा 4 8 10 हो गया और ये 6 10 एंड 12 हो गया। तो अब इसमें हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड अगर हम लोग कर देंगे तो वापस हमें मिल जाएगा 1 2 3 एंड 2 4 5, ओके, एंड 3 5 6।
तो ये हमारी मैट्रिक्स हमें पी मिल गई है ना, और पी हमारी मैट्रिक्स क्या है, देख सकते हैं कि वापस से ए में कन्वर्ट हो गई है। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स ए हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि वह सिमेट्रिक है, तो ये भी हमें क्या मिल जाएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अगर इससे ए से इसको माइनस कर देंगे तो बेसिकली दोनों सेम मैट्रिक्स है, तो जीरो बन जाएगा। तो क्यू यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, और जीरो मैट्रिक्स तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या दिखा सकते हैं कि अगर कोई भी हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो वहाँ से हम सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर ए इंटू ए का ट्रांसपोज हम लोग निकालें, ओके, और ये किसके इक्वल आ जाए, ए का ट्रांसपोज इंटू ए के इक्वल हो, और ये बेसिकली दोनों वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कह देंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसमें जस्ट हमें ट्रांसपोज निकालना है, प्रोडक्ट कराना है, आइडेंटिटी दिखा देना है, दैट्स इट। ओके, इसके अलावा हमें इसमें और भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर कोई भी गिवन मैट्रिक्स में हमारी एटलीस्ट कुछ एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर से ली जाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जिसमें रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों हमें मिल जाएं, तो इस तरीके की मैट्रिसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कह सकते हैं। हालांकि सारी की सारी रियल जो मैट्रिक्स है उनको भी हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कह सकते हैं, बिकॉज रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंडर में ही आते हैं। बट बेसिकली अगर हम यहाँ पे डिस्टिंग यूज कर रहे हैं रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट भी अगर कंटेन हो रहा है कहीं ना कहीं, तो हम उस तरीके के मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स की, हर्मिशियन की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग स्क्यू हर्मिशियन बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हम रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जो हमें ऑब्टेन मैट्रिक्स होती है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। अब जब हम हर्मिशियन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें दो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, एक तो ट्रांसपोज और दूसरा कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब जरा हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स अगर नंबर हमें इस तरीके से गिवन है एक्स प्लस आई वाई, तो इसके कॉन्जुगेट को हम जेड कॉन्जुगेट से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे हम आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट नंबर मिल जाएगा। अब अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को हॉर्मिशियन दिखाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट हम ले लेंगे, इसके क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लेंगे, और ये हमारा किसके इक्वल, इसको हम लोग ए थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा इक्वल टू ए आ जाए। और इसक्यू हर्मिशियन के लिए सिमिलरली हमारा जो ए थीटा है वो किसके इक्वल आ जाए, नेगेटिव ऑफ द ए के इक्वल आ जाए। तो अगर हमारा हर्मिशियन है तो ए थीटा इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और स्क्यू हर्मिशियन है तो ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख लें, एग्जांपल ले लें, यहाँ पे ए इज इक्वल टू हमको इस तरीके से गिवन है 1 3 प्लस आयोटा एंड आयोटा 3 माइनस आयोटा, एंड दिस इज 2 5 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 5 आयोटा एंड 0। तो मैंने क्या बोला, पहले हम ट्रांसपोज ले लें, कॉन्जुगेट ले लें उसके बाद, या पहले कॉन्जुगेट ले लें फिर ट्रांसपोज ले लें, दैट्स डजंट अफेक्ट योर आंसर। तो पहले मैं कॉन्जुगेट ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 3 माइनस आयोटा, हम जो भी आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस करा देंगे। 3 प्लस आयोटा हो गया, 2 इसके साथ कोई आयोटा नहीं है, ये माइनस 5 आयोटा हो गया, ये हमारा आयोटा हो गया, और ये प्लस का 5 आयोटा हो गया, और ये 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, है ना। तो जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 3 माइनस आयोटा एंड दिस इज 3 प्लस आयोटा 2 माइनस 5 आयोटा आयोटा 5 आयोटा एंड 0। नाउ अगर हम देखें तो हमारी जो मैट्रिक्स गिवन ए थी और ये जो हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है, दोनों की वैल्यू कैसी हमें दिख रही, सेम दिख रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। सिमिलरली हम स्क्यू हर्मिशियन के लिए भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्यू हर्मिशियन होगी। ओके, यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अगर हम स्क्यू हर्मिशियन की बात करें, तो यहाँ पे जो हमारा ए आई जे होगा, ओके, बेसिकली अगर हम बात करें कि स्क्यू हर्मिशियन के लिए, तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जैसे कि हमारा ए आई आई होगा, मतलब डायगोनल एंट्रीज हैं A11 A22, तो बेसिकली ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ, ओके, ए आई आई कॉन्जुगेट।
अगर इस तरीके से होगा तभी ये जाके हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्यू हर्मिशन में कन्वर्ट होगी फॉर एवरी आई, ओके, फॉर एवरी यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई, क्योंकि हमने यहाँ पे आई लिया हुआ है तो फॉर एवरी आई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको इधर लेके आए तो ए आई आई प्लस ए आई आई कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये हमारा कोई नंबर x प्लस आई वाई है तो इसको कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, जीरो मिल गई। ठीक है, तो अगर हमें x की वैल्यू जीरो मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर हमने x प्लस आई वाई लिया था ये बेसिकली यहाँ x जीरो हो गया, तो आयोटा y मिल गया, हमें क्या मिल गया, उसका आयोटा y। तो इसका मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारी स्क्यू हर्मिशन है तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल्स विल बी आइदर जीरो, जीरो और प्योर इमेजिनरी। तो इस तरीके से स्टेटमेंट देके भी हमसे प्रूव करने के लिए बोल दिया जाता है कभी कभी, सो दैट द डायगोनल्स एंट्रीज इन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स इज आइदर जीरो और प्योर इमेजिनरी, है ना। तो इस तरीके से हमें स्टेटमेंट दे दिया गया तो हमें दिखाना पड़ेगा, हम लेट कर लेंगे डायगोनल एंट्रीज भी ए आई आई। तो अगर ये स्क्यू हर्मिशन है इसका मतलब ए आई आई यानी ए आई आई एंट्री जो होगी वो माइनस ए आई आई कॉन्जुगेट की इक्वल होगी। इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, अगर ये x प्लस आई वाई है तो ये x माइनस आई वाई हो जाएगा, और हम दिखा देंगे यहाँ से कि x की वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है, मतलब रियल की जो रियल एंट्रीज की जो वैल्यू है वो जीरो आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, एक मिनट जरा, यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद जैसे कि हम लोगों ने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए थ्योरम की थी, उस तरीके से हम यहाँ पे इसके लिए भी लिख सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए है तो हम इसे ए प्लस ए थीटा, ओके, एंड प्लस हाफ ए माइनस ए थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो हमारा क्या होगा, इसका हम मान लेते हैं ये हमारा P हो गया, ठीक है, और प्लस इसको मान लो अगर हम लोग लिखते हैं Q। ठीक है, अगर हम इसे P प्लस आई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे, P प्लस सॉरी P प्लस क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो P हर्मिशन होगा, ठीक है, एंड Q हमारा स्क्यू हर्मिशन होगा, स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा। बट अगर हम इसी सेम चीज को P प्लस आई क्यू फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे दोनों P और Q क्या होंगे, हर्मिशन होंगे। मतलब हम ये बता रहे हैं कि हम अगर इसको ये वाला रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमें P क्यू हर्मिशन दिखाना होगा, Q क्यू स्क्यू हर्मिशन दिखाना होगा। पर अगर हम P प्लस आई क्यू वाला रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं तो P और Q हमें दोनों को क्या दिखाना होगा, हर्मिशन दिखाना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, इसमें हमें क्या करना होगा, हाफ ए प्लस ए थीटा लिखा है, ठीक है, हम क्या करेंगे इस पूरे का पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे, एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, और हम ये दिखा देंगे कि ये जो वैल्यू है अगेन हमारी ए प्लस ए थीटा के इक्वल आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे p प्लस क्यू लिखा हुआ है तो इसी वैल्यू को हमें इसकी हर्मिशन दिखाना है, पर अगर हमने p प्लस आई क्यू लिखा है तो यहाँ पे हमारा वन अपॉन क्यू की वैल्यू जो होगी वो वन अपॉन टू आई के फॉर्म में आ जाएगी, तो हम उसको भी हर्मिशन दिखा सकते हैं इसलिए। ओके, अब इसी में कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में एक और चीज है, वो है यूनिटरी मेथड, सॉरी यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हमारा a इंटू ए थीटा जो है वो a थीटा इंटू ए और इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाए, क्या हो जाए, a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू यूनिटरी। बेसिकली हमें अगर कोई मैट्रिक्स दी जाएगी हमें उसको यूनिटरी दिखाना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड हमें दिखाने पड़ेंगे, दोनों साइड हमारे किसके इक्वल आ रहे हैं, आइडेंटिटी के इक्वल आ रहे हैं, तभी हम दिखा पाएंगे कि हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है या फिर नहीं है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है कि अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू कोई वैल्यू हमें दी है, यहाँ पे इसमें एग्जांपल की अगर बात करूँ, a इज इक्वल टू हमें कोई दिया गया है यहाँ पे a प्लस आई बी, और यहाँ पे हमें गिवन है माइनस, मैं जरा इसको थोड़ा सा अल्फा बीटा फॉर्म में लिखता हूँ क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन हमारा अल्फा बीटा के फॉर्म में पूछा जाता है, अल्फा प्लस आई सॉरी अल्फा प्लस आई गामा एंड माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा
एंड यहाँ पे बीटा प्लस आई डेल्टा एंड एल्फा माइनस आई गामा, ठीक है, इज यूनिटरी इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो ये पहले हमसे बोला गया है कि यूनिटरी है, तो यूनिटरी है इसका मतलब क्या है कि ए इंटू जो ए थीटा होगा इट विल बी इक्वल टू आई। ठीक, तो ए हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए थीटा निकाल लेंगे। ए थीटा का मतलब होगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ए थीटा का मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब ये है कि पहले हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर ये हमारी फर्स्ट एंट्री एज इट इज हो जाएगी अल्फा माइनस आयोटा गामा। ओके, एंड यहाँ पे जब इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये हमारी यहाँ पे आ जाएगी और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बीटा माइनस आई डेल्टा, और यहाँ पे माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा एंड अल्फा प्लस आयोटा गामा। ठीक है थीटा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे हम लोग, प्रोडक्ट करा देंगे तो जब यहाँ से हम लोग a इंटू ए थीटा निकालेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर होगा, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, और यहाँ पे यही सेम क्वांटिटी यहाँ पे होगी, और ये बेसिकली किसके इक्वल है, 1 0 0 1 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स तभी होगी जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो ये वैल्यू हमारी जो है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है ना, वो हमें यूनिटरी मैट्रिक्स तभी होगी जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से इतने तरीके का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक डेफिनेशन और देख लो, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आइडेंटिटी हो जाए। ओके, इसमें आइडेम्पोटेंट भी अगर कभी ऐसा प्रूव करने के लिए आ जाए, आइडेम्पोटेंट, तो आइडेम्पोटेंट के लिए होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एंड इसके बाद होता है निलपोटेंट। तो निलपोटेंट में क्या होता है, अगर ए टू पावर एन इज इक्वल टू जीरो हो जाए एंड ए टू पावर माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो हम कह सकते हैं ए इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स विद इंडेक्स एन, मतलब एन टाइम में इसकी जो निलपोटेंसी है वो एन हो जाएगी, मतलब एन टाइम में जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी उनको हम लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आने के लिए सबसे पहले हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पता होने चाहिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये होता क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हम किसी भी रो को, किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज करा लें, किसी भी रो को उसके कांस्टेंट मल्टीपल के साथ हम लोग रिप्लेस करा लें, ठीक है, या फिर किसी भी रो को, है ना, किसी भी अनदर रो के कांस्टेंट मल्टीपल के साथ प्लस या माइनस करके भी रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये थ्री टाइप्स के ही होते हैं। थ्री टाइप्स का मतलब ये होता है आर आई को हम लोग इंटरचेंज करा सकते हैं आर जे के साथ, ठीक है, आर आई को रिप्लेस करा सकते हैं विथ सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ आर आई, या फिर आर आई को हम लोग रिप्लेस करा सकते हैं आर आई प्लस, है ना, विथ सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई सी जे ऑफ आर जे, इस तरीके से। तो ये तीन तरीके के, है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं रो के लिए। एंड सिमिलरली हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉलम के लिए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी, है ना, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके हमें क्या करना है, सबसे पहले इनवर्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का। तो इनवर्स निकालने के लिए मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स ए लिखी हुई है, ठीक है, तो अगर हम इस ए मैट्रिक्स को आई इंटू ए फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में लिखें, आई इंटू ए फॉर्म में लिखें, तो क्या होगा, ये जो हमारा प्री फैक्टर आई है इसको हमें चेंज करने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम ए को ए इंटू आई के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को लिखना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, सॉरी। तो ए इज इक्वल टू हम ऐसे लिख लें आर ए सी, क्या लिख लें, आर ए सी, मतलब प्री में अगर लिखा है तो रो कॉलम, रो ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर हमने पोस्ट में लिखा है तो फिर हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए बेसिकली हमारा फंडा क्या है, हम ए इज इक्वल टू अगर हमने मान लो आई इंटू ए लिखा और हमने क्या किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना स्टार्ट किया, और हमने इस तरीके से स्टार्ट किया कि हमने ए को आइडेंटिटी बना लिया, तो सेम ऑपरेशन से हमने हमारी ये मैट्रिक्स को बी बना लिया और ए में कोई भी चेंजेस नहीं होने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बी को इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, बेसिकली। ओके, बट हमें तो ए इनवर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो बेसिकली जो हमारा बी होगा वो ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा।
सॉरी। तो बी को हम ए का इन्वर्स कहें या ए को बी का इन्वर्स कहें, दोनों का सेम मीनिंग होगा। ठीक है, बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स हमारा हो जाएगा। नाउ ठीक है, अगर मान लीजिए हमने इसी तरीके से यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए इंटू आई लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। प्रोसीजर सेम है, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे और ये हमारी कोई मैट्रिक्स बी बन के आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा ए इन्वर्स होगा वो अगेन हमारा बी के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, मैं एक बहुत ही एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इन्वर्स ऑब्टेन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन इसका मोस्टली हमें देखने को मिल ही जाता है। यहाँ पे देखो 0 1 2 2 हमें गिवन है, 1 1 2 3 गिवन है, एंड 2 2 2 3 गिवन है, 2 2 2 3 गिवन है, एंड दिस इज 2 3 3 3 इस तरीके से हमें गिवन है। देखो, तो हम क्या करेंगे, ए को हमें क्या लिखना है, इसको हम इक्वल टू लिख लेंगे आई इंटू ए। आई मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1, हमने आई लिख लिया और इंटू यहाँ पे ए एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब हमने आई को प्री फैक्टर लिया हुआ, तो हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और इसको मैं आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, रो 1 और रो 2 को चेंज कर देंगे। तो 1 1 2 3 0 1 2 2 और ये हमारा हो गया 2 2 2 3 एंड 2 3 3 3। ओके, सिमिलरली हम क्या कर देंगे, इसमें भी चेंज कर देंगे, 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0। ठीक है, हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया R1 इंटू R2 को। हम ये यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे ऑपरेशन लिख देंगे, R1 को हमने इंटरचेंज कराया R2 के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक सीरीज यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। अब हम इनको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे, फिर ये ऑलरेडी 1 है, इन दोनों को जीरो बनाएंगे, फिर ये हमारा क्या होगा, इसको हमें 1 बनाना है, फिर हम इसको 0 बनाएँगे, फिर इसको 1 बनाएँगे। सिमिलरली फिर हम इनको ज़ीरोज़ बनाएँगे। जैसे ही ये सारी की सारी हमारा चेंज होके आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये हमारी कोई ना कोई मैट्रिक्स चेंज होके बी बन जाएगा और ए हमारा एज़ इट इज़ रहेगा। तो यही जो मैट्रिक्स हमारी बी होगी, इट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो होप ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। जो क्योंकि एक रिवीजन का वीडियो है, तो हम पूरा एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएँगे। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा डायगोनलाइज़ेशन तक आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज मैं पूरा आपको समझाने वाला हूँ कैसे करके हम प्रोसीजर यूज करेंगे। बस कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करा दूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, इन्वर्स हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की। मैंने इस सिलेबस से टॉपिक लिए हुए हैं ताकि इधर उधर बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर पाऊँ। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो हम लोग क्या करते हैं, माइनर्स का यूज करके निकालते हैं। माइनर्स का मतलब होता है सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मतलब कोई भी मैट्रिक्स ली, उसमें रो कॉलम डिलीट किया, फिर जो मैट्रिक्स बची उसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो हमारा हो गया माइनर। ओके, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक निकालते हैं। और तीसरा हमारे पास है इकेलॉन फॉर्म। ओके, तो ये हमारा सबसे इजी वे है इकोलॉन फॉर्म वाला, बिकॉज हम इसको भी समझाएंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले माइनर्स का मतलब समझ लेते हैं। माइनर्स का मतलब ये है कि कोई भी, मान लीजिए कि हमें मैट्रिक्स गिवन है ना, एन ऑर्डर की या फिर एम क्रॉस एन ऑर्डर की। ठीक, हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है एम क्रॉस एन ऑर्डर की। तो यहाँ पे क्या होगा, द लार्जेस्ट, अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट नॉन सिंगुलर माइनर, लार्जेस्ट नॉन सिंगुलर माइनर। अब इसका लार्जेस्ट का मतलब यहाँ पे समझ लो लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर माइनर, मतलब जो भी हमें सबसे बड़ा नॉन सिंगुलर माइनर मिल जाएगा। नॉन सिंगुलर माइनर का मतलब मैंने पहले बताया, सब मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकाल लें। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर हमें नॉन सिंगुलर मिल जाती है, जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर मिलेगा, दैट विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम लोग आर ऑफ ए से भी डिनोट करेंगे। मान लीजिए मैं आर ऑर्डर का मिलता है, तो उसकी रैंक हो गई आर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ कि ये 1 2 3 हमने लिया है, 2 3 4 ले लिया। अब यहाँ पर देखो, ये हमारी जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिल सकती है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। मान लेते हैं हमने पहला सेलेक्ट कर लिया 1 2 2 3, यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाला, तो ये कितना आ गया, 3 - 4 दैट इज -1। इसका मतलब मैं लार्जेस्ट जिसमें ऑर्डर का माइनर मिल रहा है नॉन सिंगुलर, वो 2 ऑर्डर का मिल रहा है, तो उसकी रैंक भी क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसके बेस पे एक चीज़ याद रखना हमेशा, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, वो हमारी एम क्रॉस एन ऑर्डर की है,
तो रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस आर इक्वल टू होगा हमेशा मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन के, मतलब एम और एन में जो भी छोटा होगा उससे भी या तो उसके इक्वल रैंक आ सकती है या उससे भी छोटी आएगी, मतलब रैंक कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती है एम और एन की वैल्यू से। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए हमारे पास, अभी मैं सब इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल पे बाद में आऊँगा मैं, कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एन है, एंड रैंक जो हमारी ए है वो लेस देन एन है। ठीक है, लेस देन एन का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो। ठीक है, एन क्रॉस एन की बात हो रही, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हमारी रैंक एन से कम है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट जीरो है, और अगर रैंक एन है तो उसका मतलब डिटरमिनेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिल जाते हैं कि अननोन की वैल्यू फाइंड करो सच दैट रैंक ऑफ कोई भी 3 या 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी जाएगी और हमें बोला जाएगा कि रैंक उसकी 3 या 2 है, मतलब उसके ऑर्डर से कम है, तो हम क्या करेंगे, बस उसका डिटरमिनेंट क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो रख देंगे, हमारी अननोन की वैल्यू आ जाएगी। इससे बस इतना ही एप्लीकेशन बनता है, ज़्यादा इस पे जाने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक अगर ऑर्डर से कम है तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो है, दैट्स इट। नॉर्मल फॉर्म में अगर हम लोग जाएंगे तो नॉर्मल फॉर्म हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं कि एक तो हमारा आई आर जीरो बन जाए इस तरीके से, या फिर आई आर जीरो बन जाए, ये आई आर का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर आर, है ना, आई आर, ये जीरो यहाँ बन जाए, ठीक है, और यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, इस तरीके से, या फिर पूरी की पूरी मैट्रिक्स हमारी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो ये तो हमारा आई एन तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो दैट विल रिप्रेजेंट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, हम रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि हम रो यूज करेंगे या फिर कॉलम यूज करेंगे। एक चीज याद रखना, जब भी हमें कोई भी मैट्रिक्स इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन होगी, तो जब प्रोडक्ट में होगा तब हमें ये डिसाइड करना होगा कि अगर हमें प्री फैक्टर को चेंज करना है तो हम रो ऑपरेशन यूज करेंगे, कॉलम फैक्टर को चेंज करना है तो फिर हम लोग सॉरी, अगर पोस्ट फैक्टर को चेंज करना है तो हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। फिर हम बात करते हैं रो इक्लोन, तो मैं इसमें कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ, बस इसका फॉर्म लिख दे रहा हूँ कि हमारा इसका फॉर्म किस तरीके से होना चाहिए, यहाँ जीरो होना चाहिए सब जगह। ठीक है, इसके बाद ए टू टू, ये सब जीरो होने चाहिए, फिर इसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पे एम एन तक जाएंगे। अगर ये हमारा इस तरीके का फॉर्म बन गया अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो क्या होगा कि जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी दैट विल बी रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो rows will be the rank of the matrix। ठीक है, जो भी नॉन जीरो रो हमारे यहाँ पे आएंगी इक्लोन फॉर्म कन्वर्ट करने पे, वो हमारे क्या हो जाएंगी, रैंक हो जाएगी। तो अगर रैंक में हमें स्पेशली बोला जाए कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक, तभी हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रैंक निकालेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इक्लोन फॉर्म का यूज कर लेंगे। फर्स्ट एंट्री हमने सेलेक्ट की, उसके नीचे जीरो बना लिया, सेकंड किया जीरो बना लिया, इस तरीके से हमने बना लिया, और उसके बाद हमने देख लिया कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, वो हमारी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो होप ये रैंक वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे तो डेफिनेटली बनेंगी अब, और बिना किसी कंफ्यूजन के बनेगी। अब हम लोग आते हैं रैंक नल्टी थ्योरम पे। रैंक नल्टी थ्योरम में कुछ भी नहीं है, बस रैंक प्लस नल्टी जो होगी ये हमारी किसकी इक्वल होगी, ये इक्वल होगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। कुछ भी नहीं सोचना है, हमें क्या करना है, रैंक निकालने के लिए हमें ऑलरेडी मेथड्स पता है, हमने रैंक निकाल ली, हमें नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स देख के पता चल जाएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ से नल्टी ऑब्टेन कर लेंगे बिना किसी भी इशू के। ओके, तो चलिए अब ये हमारा रैंक वाला टॉपिक खत्म होता है, हम आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरीके की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी, नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस की जो हमारा सिस्टम होगा वो कुछ इस तरीके से फॉर्म में होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में, और जो होमोजीनियस सिस्टम होगा वो हमेशा ए एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में होगा। ए क्या होगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। तो जब हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे बनाएंगे एम, जो कि कॉम्बिनेशन होगा ए और बी का। ठीक है, ए और बी का अगर ये कॉम्बिनेशन है फिर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रैंक किसकी, एम की, एंड रैंक हम लोग निकालेंगे किसकी, ए की। अब हम इन दोनों की रैंक के बेस पे एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर हमारी रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ एम, ओके,
देन क्या हो गया, नो सोल्यूशन हो गया, हमारा जो सिस्टम है उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। अगर हमारी रैंक ऑफ ए जो है वो क्या हो जाए, रैंक ऑफ एम के इक्वल आ जाए, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, तो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बट अगर यही हमारी दोनों की रैंक जो है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो n क्रॉस n होगी। अगर इस तरीके से हो जाए कि नंबर ऑफ, है ना, अननोन्स के, सॉरी यहाँ पे ये n ना लिख करके ये लिख दूं मैं, नंबर ऑफ अननोन्स के, दैट विल बी मोर क्लियर, नंबर ऑफ अननोन्स के। अननोन्स का मतलब जो एक्स वाई जेड वहाँ पे हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, तो कितने अननोन्स वहाँ पे हैं, अगर उसके इक्वल हो जाती है तो ये हो गया यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन हो गया यहाँ से, यूनिक सोल्यूशन हो गया ये। बट अगर हमारी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए है, एम है, बट ये क्या है, लेस देन एन है, एन का मतलब नंबर ऑफ अननोन से, तो फिर हमारे पास, तो हमारी जो सिस्टम है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर हमारा होमोजीनियस सिस्टम है तो यहाँ पे नो सोल्यूशन का कोई चांस नहीं है, बिकॉज जीरो सोल्यूशन हमेशा इसका एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे जो हम इंटरेस्टेड होंगे वो नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए होंगे, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है, तो इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो सोल्यूशन, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। बहुत ध्यान से समझ लो, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर हमें गिवन है और हमसे कहा जाए कि सिस्टम का सोल्यूशन जो है वो यूनिक है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो हम सीधे क्या करेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। अगर वो डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और अगर नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो इसका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो होप ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल होगा किस तरीके से बनेगा। ये जैसे हमने लिखा है 7x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 16, एंड इसी के साथ 2x1 प्लस 11x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 25, and third equation x1 plus 3x2 plus 4x3 is equal to 13, ये गिवन है। अगर हम इसको ax प्लस बी, ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 7 2 1, ओके, 2 11 3 एंड 3 5 4। यहाँ पे हमारा पास बन गया x1 x2 x3, और ये हमारा b बन गया 16 25 है 13। तो बेसिकली हमारा ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर जरा देख लें, सॉरी, अगर यहाँ पे हम x की बात करें तो x1 x2 x3 है, थ्री अननोन्स है। b की बात करें तो ये हमारा नंबर है, मतलब जो राइट हैंड साइड में जो कॉलम मैट्रिक्स है ये हो गया, ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। हम क्या करेंगे, m बना लेंगे। m कैसे बनेगा, 7 2 1 लिख लेंगे, 2 11 3 लिख लेंगे, 3 5 4 लिख लेंगे, और इसी के साथ लिख लेंगे 16 25 एंड 13। अब हम क्या करेंगे, इसकी रैंक निकाल लेंगे, फिर हम ए की रैंक यहाँ से देख लेंगे, मतलब इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट करके दिखा दे रहा हूँ कि इसका जो इक्विवेलेंट फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, 1 3 4, ओके, यहाँ पे आ रहा 13, ये हो रहा 0 5 -3 -1 0 0 -182/5, एंड दिस इज -394/5, ओके। और ये यहाँ पे, तो अगर हम पूरे इस m की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है, कोई भी पूरी कंप्लीटली रो जो है जीरो नहीं है। और अगर हम सिर्फ इतने की बात करें इस ए वाले पार्ट की, तब भी हम देख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी, 3 है। तो रैंक ऑफ एम जो है वो रैंक ऑफ ए के इक्वल है, एंड वो भी 3 के इक्वल है, मतलब अननोन्स के इक्वल है, तो इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। एंड यूनिक सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, वापस हम इसको क्या करेंगे, इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 3 4 0 0 5 एंड 0 0 -182/3, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे x1 x2 एंड x3, और ये पूरी जो चीज़ है वो इक्वल हो जाएगी 13 -1 -394/5।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट इक्वेशन लेंगे, तो यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और वो इक्वल टू इसके आएगा, तो यहाँ से हम x3 निकाल लेंगे, x3 आ जाएगा तो फिर हम सेकंड लास्ट इक्वेशन लेंगे, x3 रख देंगे, x2 आ जाएगा, एंड देन हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, तो हम x2 x3 रख के x1 की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन है। इस तरीके से हम यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारा जो सिस्टम है वो होमोजीनियस बन जाता है, तो मैं यहाँ पे बता दूं इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस अगर बनता है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक होमोजीनियस इक्वेशन ले ली, जिसका मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ कि ए जो हमें गिवन है इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो 1 2 3 है, 3 4 4 है, एंड इसके बाद बेसिकली ये हमारा है 7 10 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो हम लोग डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करेंगे तो बेसिकली इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, ओके, वो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो जीरो एक सोल्यूशन हो जाएगा, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट अगर हम इस तरीके से ले लें कि हमें ये यहाँ पे कोई दूसरी मैट्रिक्स एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है, सो सिस्टम जो भी गिवन होगा उसकी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स आप लोग खुद से कन्वर्ट करेंगे। 1 1 4 5, 1 -2 1 एंड -7, -2 1, यहाँ पे -5 2, एंड 3 -1 8 एंड -1, ये हमने ले लिया। अब जब इसकी हम लोग क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ ए। ओके, यहाँ पे देखो एम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रैंक ऑफ ए से ही सारा काम चल जाएगा। ठीक, अगर हम इसकी रैंक ऑफ ए इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वो हमारा नंबर ऑफ अननोन्स कितने 4 होंगे, है ना, यहाँ पे देखो 4 इस तरीके से रो है तो 4 हमारे अननोन्स होंगे, तो नंबर ऑफ अननोन्स जो हमारे होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रैंक ऑफ ए के अगर इक्वल आएंगे तो यूनिक सोल्यूशन, अगर लेस देन उससे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इसकी जब हम लोग रैंक इवेल्युएट करेंगे तो आएगी 2 विच इज लेस देन 4। तो अगर ये रैंक हमारी नंबर ऑफ अननोन से कम आ रही मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अब यहाँ पर देखो जब हम इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 1 -2 3 एंड दिस इज 0 -3 3 -4, और बाकी दो रो हमारी जो होगी वो 0 होगी। इसका ये इक्विवेलेंट होगा, तभी तो इसकी रैंक 2 होगी क्योंकि दो नॉन जीरो रो मिल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके साथ में होगा x1 x2 x3 x4, एंड राइट हैंड साइड तो जीरो ही होगा क्योंकि हम होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब जरा देखो, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो x2 x3 x4 आ जाएगा और यहाँ x1 x2 x3 x4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम वेरिएबल ए की तो वैल्यू निकाल सकते थे, पर यहाँ पे तीन तीन हमारे पास अननोन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तो इस इक्वेशन को हमारा लीड कर रहा है फर्स्ट वेरिएबल दैट इज x1, इस इक्वेशन को लीड कर रहा है सेकंड वेरिएबल दैट इज x2। अब इसके अलावा जो बचे हुए वेरिएबल्स है वो सब फ्री वेरिएबल हो जाएंगे, तो मतलब हम क्या करेंगे, x3 को c1 मान लेंगे, x4 को c2 मान लेंगे, ये दोनों दोनों रख के वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x1 और x2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं x1 की वैल्यू यहाँ पे लिखूं तो ये हमारी आ रही है c1, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो आ रही है C1 -5/3 C2, और अगर हम x2 की बात करें तो ये वैल्यू हमारी आ रही है C1 -4/3, ओके 4/3 C2, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस भी बना सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक बार C1 को 1 ले लिया, C2 को 0 ले लिया, तो हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर हम एक बार क्या करें, C1 को 0 ले लें, C2 को 1 ले लें, तो ये जो हमें दो सोल्यूशन मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, एक तरीके से इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो होप ये होमोजेनियस सिस्टम या नॉन होमोजेनियस सिस्टम वाले जो इक्वेशंस हैं या इनके क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ बिकॉज क्योंकि ये सब मैं पूरी मैट्रिक्स वाला जो यूनिट है इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी यूनिट आपकी एक वीडियो में कवर होने वाली है। आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करने का तरीका एक ही यूनिट में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स थ्योरी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो मान लीजिए हमें कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, जिसका ऑर्डर हमने क्या ले रखा है, एन क्रॉस एन ले रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ए में लैम्डा सब्ट्रैक्ट करा देंगे डायगोनल से, क्या कर देंगे, लैम्डा सब्ट्रैक्ट करा देंगे डायगोनल से।
फिर हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगी, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी, है ना, मैट्रिक्स मिल जाएगी यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर हम इसी डिटर्मिनेंट को इक्वल टू जीरो रख देंगे, तो इट बिकम्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मेरी बात समझना जरा। पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए गिवन होगी, उसके डायगोनल से हम लैम्डा सब्ट्रैक्ट करा देंगे। फिर जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। और फिर हम उस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जीरो कर देंगे, तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, और वो भी आएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब यहाँ पे जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो हमारी हो जाएंगी आइगन वैल्यूज। क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, कैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम इन इक्वेशंस का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कैसे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन बन गई। अब अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन बन गई, तो कैलिस हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इज ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो भी हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ली हुई है, हम उसकी क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। फिर वो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, दैट विल बी सेटिस्फाइड बाय द गिवन मैट्रिक्स। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ए कोई हमें मैट्रिक्स गिवन है, 1 2 2 0 2 1, ओके, -1 2 एंड 2। हमने क्या किया, यहाँ से a माइनस लैम्डा आई निकाला। पहले तो याद रख लेना, इस पे अभी हमें डिटर्मिनेंट नहीं लगाना है, पहले हमें क्या करना है, इसके डायगोनल से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1 - लैम्डा, 2 2 0, 2 - लैम्डा 1 - 1 2 2 - लैम्डा। जब हमने इसकी डायगोनल से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करा लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को जीरो कर देना है। मतलब इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल लेना, और फिर हमें क्या कर देना है, इसको जीरो कर देना है। जब इसके डिटर्मिनेंट को जीरो कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट उसको लिख दे रहा हूँ कि हमें क्या क्यूबिक इक्वेशन मिल रही है, लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर, ओके, +8 लैम्डा -4 = 0। जैसे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से इसका सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, तो सोल्यूशन की जो वैल्यू आएंगी, दैट इज लैम्डा = 1 2 एंड 2। तो ये जो वैल्यूज आ रही है, ये हमारी हो गई आइगन वैल्यूज। क्या हो गई, आइगन वैल्यूज हो गई। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलिस हैमिल्टन थ्योरम। तो कैलिस हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हो गया, कि हमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल रही है वो ये है, एंड अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये हम लिख सकते हैं कि a³ -5a² +8a - 4i = 0 होगा। ठीक है, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब यहाँ से क्या, ए हमें गिवन है, तो हम a³ इजिली निकाल सकते हैं, a² भी निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू में गिवन, आई हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, इट मतलब ये हमें अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे, और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। अगर ये वैल्यू जीरो आ जाती है, तो हमारी कैली हैमिल्टन थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो गई। ये हमारा जो प्रॉब्लम है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होती है। अगर आपका कैलकुलेशन शार्प है, तो डेफिनेटली ये नंबर फ्री के होते हैं एक तरीके से, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, बस आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, लैम्डा की जगह ए रख देना, जो इक्वेशन बनेगी उसको हमें वेरीफाई कर देना है कि इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कैले हैमिल्टन वाली प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की। ओके, तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के लिए मैंने पहले बताया कि हमें क्या करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो लैम्डा की वैल्यूज आ रही हैं, λ1 λ2 λ3 अकॉर्डिंग द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दीज आर आइगन वैल्यूज। ये क्या है, आइगन वैल्यूज है। अब यहाँ पर देखो, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लेट कर लेते हैं x1 बी अ नॉन जीरो वेक्टर। हमें क्या करना है, एक नॉन जीरो वेक्टर लेना है, मतलब हमें नॉन जीरो सोल्यूशन की बात करूंगा मैं। ठीक है, x1 कोई नॉन जीरो वेक्टर है, और हमने क्या किया, इसको a x1 ए के साथ इसका मल्टीप्लाई करा दिया।
ठीक है। अब इसका जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो ये अगर हमारा लैम्डा 1 x1 के इक्वल आ जाता है, कैसा आ जाता है? लैम्डा 1 x1 के इक्वल, तो यहाँ पे जो हमारा x1 होगा ये हमारा आइगन वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? आइगन वेक्टर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1। ठीक है? क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा a माइनस लैम्डा 1 और इसके साथ x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब लैम्डा 1 हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स B बन गई और ये x1 आ गया और इक्वल टू हो गया 0। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया होमोजीनियस सिस्टम। क्या बन गया? होमोजीनियस सिस्टम। और इस होमोजीनियस सिस्टम के लिए हमें नॉन जीरो सोल्यूशन की बात करनी है। हमें x1 कैसा चाहिए? नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व करके नॉन जीरो सोल्यूशन इन x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो x1 आएगा वो हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? a x2 ले लेंगे और लैम्डा 2 x2 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमें a माइनस लैम्डा 2 i मिलेगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा? x2 इज इक्वल टू 0। ये मान लेते हैं हमारी कोई मैट्रिक्स C बनती है, x2 इज इक्वल टू 0। फिर से एक होमोजीनियस सिस्टम बन गया। हम फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा x2 आ जाएगा। सिमिलरली हम थर्ड आइगन वैल्यू के लिए भी क्या करेंगे? इसकी वैल्यू को ऑब्टेन कर लेंगे, तो हमारा थर्ड आइगन वेक्टर जो है वो आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अब एक यहाँ पे एप्लीकेशन वाला एक पार्ट लिखा हुआ है कि एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे कैली हैमिल्टन थ्योरम की मदद से इसकी वैल्यू आ गई ये। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? 0 हो गया। अब हमें करना क्या है कि हमें वैल्यू एक्चुअली ये तो वेरीफाई करना ही करना होगा। इसके साथ में हमें क्या करना होगा? हमें एक प्रॉब्लम और सॉल्व करनी होगी। किस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी मैं बता दे रहा हूँ। कि मान लीजिए कि कोई हमें मैट्रिक्स ए गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। मैं दूसरा एग्जाम्पल एक ले ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ। एग्जाम्पल इस तरीके से, ए कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है इस तरीके से 1 2 3 2 3 2 4 5 एंड 3 5 6। थोड़ा सा ये पार्ट इसका रह गया था, मैं देख ले रहा हूँ एक बार। और यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम तो वेरीफाई करनी है। ऑल्सो हमें क्या करना है? ऑल्सो फाइंड द इनवर्स। ऑल्सो फाइंड इनवर्स। ठीक है। तो जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को जीरो करेंगे, तो क्या मिल जाएगा? हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा और ये हमारी आ रही है लैम्डा क्यूब माइनस 11 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि लैम्डा को ए से रिप्लेस करा दें, माइनस 11 ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या आ गई? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है? इनवर्स निकालना। तो हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन में इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 11 ए हो जाएगा, माइनस 4 आई हो जाएगा, प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? बाकी सारे टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 11 ए प्लस 4 आई। अब हमें इन सब की वैल्यूज हमें पता है, या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इनको सॉल्व करके हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी दिए जा सकते हैं जिनको हम कैली हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मतलब कुछ ऐसे फंक्शन इस तरीके से बना दिए जाएंगे जिसमें बीच में टर्म्स हमारा इस तरीके से बन रहा होगा, तो हम उनको शॉर्ट आउट करके वहाँ पे वैल्यू जीरो करके बना सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आइगन वैल्यूज हो गई, आइगन वेक्टर हो गए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स का मतलब है हम किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर पाएँ, या कुछ सिमिलर मैट्रिक्स या सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके अगर किसी गिवन मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज डायगोनलाइजेशन। ओके। बस हमें क्या करना होता है? हमें एक मैट्रिक्स P इस तरीके से रिक्वायर्ड होती है कि अ, अगर हम इस तरीके से D इज इक्वल टू लिखें P इनवर्स ए पी। ओके। क्या लिखें? हमें एक मैट्रिक्स P इस तरीके से रिक्वायर्ड होती है कि हम P इनवर्स ए पी लिखें और वो क्या आ जाए? एक डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाए। डायगोनल मैट्रिक्स। और P क्या है? एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है एक्चुअली ये P हमारा। ठीक है। और P इनवर्स AP का मल्टीप्लाई कराने से अगर हमारी मैट ये पूरा मल्टीप्लिकेशन एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो A हमारी जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। एंड दिस होल प्रोसीजर इज कॉल्ड एज द डायगोनलाइजेशन।
फिर से समझ लो, लेट ए बी अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स if you are able to get an invertible matrix P such that P inverse AP is in a diagonal form या is a diagonal matrix। P inverse AP अगर हमारा diagonal matrix आता है तो हम कह देंगे A हमारी diagonalizable है and this whole procedure is called as diagonalization। अब ये P मैट्रिक्स हमको मिलेगी कैसे? तो हमें क्या करना है, A मैट्रिक्स से हमें क्या करना है, आइगन वेक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? आइगन वेक्टर निकालने हैं। तो मान लेते हैं कि ए अगर हमारी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है तो यहाँ से हमें x1 x2 और x3 थ्री आइगन वेक्टर्स मिल गए। तो हमारी जो पी मैट्रिक्स होगी दैट्स विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री आइगन वेक्टर्स। हम इनको कॉलम वाइज लिख लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारी मैट्रिक्स पी आ जाएगी। फिर पी आ जाएगी तो हम पी इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इनवर्स निकालना हमने सीखा हुआ है +2 में भी और यहाँ पे भी। जैसे हमारा पी इनवर्स निकल के आएगा हम क्या करेंगे, पी इनवर्स को ए और पी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो दिस विल बी द आवर डायगोनल मैट्रिक्स एंड इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारी आइगन वैल्यूज ही होंगी। नथिंग विल बी, इट विल बी आवर आइगन वैल्यूज। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है बट इसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या जो हम इसका प्रोसीजर है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि हमें क्या करना है। कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, हमें चेक करना है कोई डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसकी आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। इफ ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, है ना, तो हम इसका मतलब मैट्रिक्स हमारी डायगोनलाइजेबल होगी। हम उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पे आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे, उन आइगन वेक्टर्स को यूज करके एक मैट्रिक्स पी बना लेंगे, फिर वहाँ से पी इनवर्स निकालेंगे, पी इनवर्स ए पी का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमारी जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो डायगोनल फॉर्म में होगी, उसके डायगोनल एंट्रीज होगी दैट विल बी λ1 λ2 एंड λ3। तो ये आपका पूरा सिलेबस था यूनिट फर्स्ट से मैट्रिक्स थ्योरी का। एंड होप कि इस वीडियो को देखने के बाद मैट्रिक्स रिलेटेड जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। इट विल help out you a lot during your examination। So thank you for being in the video till the last and please like, share and subscribe my channel। Thank you for being here।